तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंड जो पेपर 2 की क्लास 5 है। ठीक है, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सुबह हमने आपको उत्तराखंड की क्लास 5 दी थी पेपर 1 की। तो उसमें क्या हुआ था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। मैंने तो रिकॉर्ड तो कर ली थी प्रॉपर और मैंने अपलोड भी कर ली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो अपलोड सिर्फ 2 मिनट की अपलोड हुई, बाकी चीज़ का सेक्शन रह गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने काफ़ी देर बाद ध्यान दिया जब काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को देख लिया था। तो मुझे मजबूरन क्या हुआ, उस वीडियो को वहाँ से हटाना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। तो आप चिंता मत करिए, मैं उस वीडियो को फिर से कंप्लीट, आपका जो सेशन था वो हम जो देखने वाले थे चंद राजवंश से संबंधित आई थिंक वो था। हाँ, तो उसे मैं कल सुबह आपका फिर से अपलोड करूँगा, वही आपकी क्लास 5th। ठीक है, तो बाकी अभी क्लासेस जो आपके सेम टाइम पे आपकी चलती रहेगी सेम तरीके से। ठीक है, तो कल हमने देखा आपका कि मृदा, हिमनद, झीलें और जो जलवायु आपकी जो परिवर्तन है किस तरीके से आपको देखने को मिला आपका मुख्य परीक्षा में। और आज आपका जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, संसाधन देखेंगे उत्तराखंड के। वन हो गया, जल हो गया, एवं खनिज और भूमि। इन चारों को हम प्रॉपर तरीके से आपको समझेंगे किस तरीके से आपका संसाधनों का उपयोग। एक मिनट, ठीक है, तो संसाधनों को हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको नोट करके रखा हुआ है, सीधा हम सीधा समझेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो सब बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आप, जब हम संसाधन की बात कर रहे हैं आपके सिलेबस वाइज, तो इसमें वन है, जल है और खनिज और भूमि की बात कर रहे हैं। 4 संसाधनों की बात कर रहे हैं, इस पे हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। इसमें हम परिभाषा, महत्व देखेंगे किस तरीके से। पहले हम वन का देखेंगे, प्रकार कैसा है, वितरण क्या है, आंकड़े क्या है, समस्याएं क्या है और नीतियाँ और योजनाएं किस संबंध में काम कर रही है। जल के संबंध में भी आपका जो बेसिक जानकारी हम देखेंगे, हाइड्रोलॉजी होगी, नदियाँ वगैरह हो गया, जल उपयोग इस तरीके से हो रहा है और मुद्दे और योजना को देखेंगे। फिर खनिज को देखेंगे हम कि प्रमुख आपके खनिज क्या हैं, स्थानीय वितरण किस तरीके से, इनका प्रभाव क्या है और नीतियाँ क्या हैं। भूमि के संदर्भ में सेम वही करेंगे, वर्गीकरण, समस्याएं और संबंधी जो पहले वगैरह है, बाकी इन चीज़ों को आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संसाधन को आप समझिए। संसाधन का मतलब होता क्या है। संसाधन का मतलब आपका वही है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अगर थोड़ा सा आपको छोटा लग रहा है। ठीक है, संसाधन का मतलब वही है कि जो प्राकृतिक तत्व हैं, जो जो मानव उपयोग और आर्थिक गतिविधि में क्या है, परिवर्तित किए जा सकते हैं, वही आपके संसाधन है। ठीक है, और यहाँ पे 3 भाग आपको देखने को मिल रहे हैं। आपका वन बायो रिसोर्सेज हो गया, आपका जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हो गया, ग्लेशियर रिवर्स में आ जाएंगे। खनिज आपके जो आपके, और जो भूमि आपका जो हो गया लैंड यूज और सोयल वगैरह हो गया, इसके बारे में हमें चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका जो मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ब्लू, ठीक है, थोड़ा चमक जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें, वन की बात करें। ठीक है, तो इसमें प्रकार और जो आपका भौगोलिक वितरण किस तरीके से है। तो वनों का आपका हमने पहले लेक्चर में आपका पूरी तरीके से आपको बताया था किस तरीके से आपके वनों का, चाहे उष्णकटिबंधीय वन हो, चाहे उपोष्ण हो, चाहे आपके कोणीय वन हो, पर्वतीय वन हो, उन सब के बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, उनके बारे में आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ बता के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था शुष्क पर्वतीय जो बाकी वन हो गए, शुष्क सेमी ह्यूमिड वन हो गए, आपके जो मिड हाइट पहाड़ियों में आपके आगे पाइन देवदारी आगे, अल्पाइन बेल्ट में आपकी जो घास झाड़ियाँ, हिमालय जो बुग्याल वगैरह आ गए, इनकी आपको चर्चा करनी है। तो प्रकार में आपको वनों को इस तरीके से समझना है। जिलेवार आप देखोगे तो आपको पता ही भाई, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जैसे जो जिले, उनमें ऊंचे वन आपके पाए जाते हैं। तराई में आपके जो पौड़ी का जो निचला क्षेत्र है, नैनीताल आपका हो गया, इन सब चीज़ों में आपके जो मैदानी आपके क्षेत्र है वो आपके तराई भावर वाला क्षेत्र आपको पाया जाता है, हरिद्वार और उद्यम श्रीनगर में। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी पहले से ही है। करंट हम जो चीज़ों को यहाँ पे जोड़ेंगे वो आपका जोड़ेंगे जो ISFR की रिपोर्ट दी जाती है इसकी, उसकी जोड़ेंगे कि उनसे उसके अनुसार आप देखोगे तो उत्तराखंड में जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया है और जो जंगल ट्री कवर एरिया है, उसके आंकड़े राज्य के लिए आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट को इस संदर्भ में आपको थोड़ा सा देख लेनी है कि राज्य का फॉरेस्ट कवर आपका 24,303.04 स्क्वायर किलोमीटर था, मतलब है, जो आपका 45.44 किलोमीटर आपको बताया गया है परसेंट आपका। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखते रहना है। वन के संदर्भ में आपका जो आपका ISFR की जो रिपोर्ट है 2023 की, उसे आपका इंपॉर्टेंस रोल निभाना है मेंस के पर्सपेक्टिव, उसके डेटा आपको थोड़ा सा याद कर लेने। ठीक है, अब साथ ही राष्ट्रीय स्तर पे भी ISFR 2023 ने कुल जो ट्री एंड जो फॉरेस्ट कवर है उसे बढ़ाने की रिपोर्ट दी है। उत्तराखंड के संदर्भ में बोला गया है किस तरीके से आपको जो फॉरेस्ट आपका जो कवर है उसे बढ़ाना है आपका। ठीक है, अगला हम जो पोर्शन इसका ऐड करते हैं आपका आर्थिक और जो इकोलॉजिकल महत्व वो देखते हैं। जैसे पानी का रेगुलेशन हो गया, जिसमें आपका नदी हो गया, स्रोत हो गया, रिचार्ज हो गया, तो इसमें आपका पानी का रेगुलेशन किस तरीके से करना है वो हमें देखना है। इसके अलावा जो भूमि आपका हो गया, भूमि में आपका देखोगे तो इसका जो भूमि स्थिरीकरण आपका हो गया, जो जैव विविधता आपकी होगी,
इको टूरिज्म अगर आपका हो गया, NTFE आपका जो मेडिकल प्लांट्स वगैरह हो गए, आपका जो इस सब तरीके जो स्थानीय आजीविका आपके संदर्भ में हो गए, तो इनका उपयोग आपका आर्थिकी और इकोलॉजिकल महत्व में आपको देखने को मिलता है। हिमालय संदर्भ में आप देखोगे तो हिमालय वन हिमनद हो गए आपके, जो स्तरों पर भी सीधा असर डालते हैं, इसलिए इनका जो संरक्षण है वो सामरिक रूप से आपका भूमिका निभाता है, सामरिक इसका संरक्षण आपका होता है। समझ रहे हो कि मतलब कितना इसका इंपॉर्टेंट आपका वनों का संबंध में आपका हो सकता है। तो आर्थिक रूप में आपको वहाँ से बहुत सारी आपको जो लकड़ियाँ मिल रही है, चारा वगैरह मिल रहा है, गाय भैंसों का आपके जो आर्थिक जीवन वहाँ से चल रहा है, वन उत्पाद आपको वहाँ से मिल रहे हैं, जो आपकी आर्थिकी में एक आय का एक अतिरिक्त आपका साधन बनने का काम करता है। ठीक है, तो ये सब आपको वनों के संदर्भ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समस्याएं की बात करें तो कुछ तो बुनियादी समस्याएं की बनी हुई है, जैसे भाई अवैध कटाई हो रही है, वन लग रही है, वनों में आग लग रही है, सड़क जो परियोजना है आपकी, जो हाइड्रो परियोजना है, उनसे भी आपके जो वन है वो इम्पैक्ट उनसे पड़ रहा है, जो अतिक्रमण हो रहा है वनों का, जो चराई आपकी हो रही है, उससे भी क्या है आपका जो समस्या, उस पर जो इम्पैक्ट आपके जो वनों पे, उत्तराखंड के वनों पे पड़ रहा है। विशेष समस्याएं देखेंगे तो आपका जो खनन वगैरह हो रहा है, जो आपका जो नदी रेत वगैरह निकाला जाता है, उनका जो प्रभाव आपका जो वनों पर पड़ रहा है, वो भी एक प्रभाव आपका देखने को मिल सकता है। 2013 की जो प्राकृतिक आपदा के बाद क्या हुआ था कि सख्त मानदंड आ गए थे, लेकिन पर्यावरणीय जोखिम जो है अभी भी वो काफ़ी स्तर पर उत्तराखंड पे बना हुआ है। आए दिन आप उत्तराखंड में आप पर्यावरणीय समस्या आप कुछ ना कुछ देखने को मिल जाती है आपदाओं को लेकर, चाहे आग लगने की बात हो, चाहे भूस्खलन की बात हो, इन सब चीज़ों से भी क्या है आपके जो वन है, आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है, आपका जो वन वाले क्षेत्र है, वो फॉरेस्ट कवर वगैरह जो एरिया है वो भी आपका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है आपका, वो भी ग्लेशियर के पीछे प्रभाव है, जो अल्पाइन झाड़ी जो घास भूमि है उन पर जो दबाव वगैरह पड़ रहा है, तो ये आपका जो समस्याएं आप देखोगे तो बहुआयामी समस्याएं अभी वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नीतिगत योजनाएं क्या है, तो भाई कैंपा फंड आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो आपका कंपेंसनरी जो अफोर्टेशन आपकी बात कर रहा है, अफॉरेस्टेशन की बात कर रहा है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आपका है FRA, उसके तहत आपका जो अधिकार और संरक्षण की बात करता है, राज्य की जो अफॉरेस्टेशन ड्राइव और जो पर्यावरणीय निगरानी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसरो की आपकी सैटेलाइट इसका सैटेलाइट वगैरह सिस्टम हो गया उसका उपयोग किया जाता है, जो वन विभाग है वो उसमें लगा हुआ है, उनकी स्पेसिफिक कुछ नीतियाँ चली है, केंद्र और राज्य की जो विक्षेपण आपकी योजनाएं होगी, जो ग्रीन इंडिया मिशन हो गया उसी के कार्यक्रम जैसे आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया, ISFR जैसे जैसी जो रिपोर्टिंग संस्थाएं हैं, जो पलायन जो वन कवर पर निगरानी देती है वो हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपकी जो अलग योजना है, आप जो हरेला उत्सव का हो गया वो हो गया, तो मतलब कंप्लीट आपकी कुछ प्रमुख आपकी नीतियाँ, कुछ योजनाएं, कुछ कार्यक्रम हैं जिनके तहत आपके जो ये आपका जो वनों से संबंधित चीज़ें आपकी देखी जाती है या उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक देख लिया हमने। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ कि किसी भी आपको टॉपिक को किस तरीके से लेके चलना है, जब संसाधन की बात आ रही ना, चाहे वन हो, चाहे जल हो, या कोई खनिज हो, आपको मैंने इस तरीके से आपको उसका महत्व बताना है, समस्या बतानी है, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या समाधान नीतियाँ उसमें लाई गई है। ठीक है, इस तरीके से। अगला है पर जल। तो जल में आपका शामिल क्या है, नदी ग्लेशियर बेसिन, ये जो आपके संसाधन है ये आपके जल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड को पता है, ये गंगा आपका हो गया, जो अलकनंदा भागीरथी हो गया, यमुना की उत्पत्ति, ये सब जो प्रमुख नदी हैं आपकी, इनका उत्तराखंड से आपका आगमन, उसका उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो गंगोत्री भागीरथी आपका इनका सोर्स वगैरह है, और राज्य की जो नदियां हैं उनका जो राष्ट्रीय महत्व भी आपका जो एक इम्पैक्ट है उन जल होगा उनका। ठीक है, आप रिलीजियस भी है उनका, इरिगेशन के हिसाब से है, हाइड्रो पावर के हिसाब से है, प्रमुख उपनदियाँ आपकी जो अलकनंदा भागीरथी है, इनका मतलब समस्त रूप से आपको देखना है कि उनका जो महत्व आपको इस रूप में आपको नदी ग्रेशों का किस रूप से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखेंगे इनका लिख या हाइड्रो पावर के रूप में पहलू देखेंगे किस तरीके से है, तो उत्तराखंड के जो आपके बड़े और जो छोटे तरह के आपके जो दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, तो उनमें आपकी कई महत्वपूर्ण परियोजना आपकी जो गंगा हो गई या उसकी सहायक नदी पर बनी है, यमुना नदी पर बनी है, बाकी जो आपकी स्टेट की अदर आपकी नदी हैं उन पर जो आपकी जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है वो बनी हुई है। ठीक है, और ये प्रमुख आपके सूची में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्षमता क्षमता के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, हाइड्रो पावर के हिसाब से बिजली उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इकोलॉजिकल ट्रेड ऑफ का एक बड़ा मुद्दा इनसे बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि टिहरी बांध परियोजना होगी आपकी, जो बाकी अदर परियोजना है वो सब आपके इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, जल संसाधन के अधीन आप जो उनका आप पहलू देखते हो। ठीक है, इनकी समस्याएं आप देखोगे, जल समस्या, जल संसाधन की समस्याएं देखो तो एक तो ग्लेशियर रिस्क का बना हुआ है आपका। ठीक है, एक आपका जो GLFO है, जो आपका GLFO से जो बनी अनिश्चितता है, जो मतलब जो आपका जो ग्लेशियर झील से संबंधित आपकी चुनौतियां बनी हुई है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो आपका वैश्विक तापमान हो रहा है, उससे आपकी झीलें पिघल रही है, आपका जो बर्फ पिघल रही है और इनके फटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे अभी हम धराली में हमें देखने को मिला था। इसके अलावा हम
चमोली में पिछले साल आपको जो आपदा आई थी वो GLFO की घटना का एग्जाम्पल था। तेज बहाव हो गया, बाढ़ की संभावना वगैरह हो गई, नदी तटीय जो खनन हो रहा है, इससे भी आपकी अस्थिरता आ रही हो। ठीक है, पीने के पानी में पहुंच की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो पेयजल जो सुविधा हेतु योजना है पर आपूर्ति और जो सस्टेनेबिलिटी है वो चुनौती बनी हुई है। ठीक है, आपका जो हम इसके अलावा जो आपका फैक्ट्रियाँ जो बनी है नदियों के किनारे, उनका जो सीवरेज प्लांट वगैरह हो गया, वो सब उनका जो पानी, गंदा पानी, जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी हो गया, जो नाले वगैरह हो गया, सीधा सीधा आपके नदियों में जा रहे हैं, सीधे सब पानियों में जा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट एक समस्या के रूप में बनी हुई है। ठीक है, जल की प्रदूषण की समस्या वो बनी हुई है। योजना क्या क्या भाई, तो नमामि गंगे आपकी चल रही है, इससे संबंधित में जो नदी सफाई और सीवर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं 2024 में कई सारे प्रोजेक्ट पूरे कर दिए गए हैं, कुछ को स्वीकृत किया गया है। जो गंगा बेसिन वाला आपका है उसको आप दे सकते हो, जो जल जीवन मिशन आपका है, इंटीग्रेटेड जो वाटरशेड मैनेजमेंट आपका है, राज्य स्तरीय जो नदी आपकी संरक्षण योजना है इसमें आप शामिल कर सकते हो। रिवर बेस मैनेजमेंट की बात हो जाए, NGO और जो राज्य रिपोर्टों का योगदान भी आपका इनके संबंध में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी जितनी भी जल संबंधी आपकी जो योजनाएं चल रही है राज्य में, केंद्र के प्रायोजित जो भी योजनाएं सब इसमें आप शामिल कर दोगे योजनाओं के संदर्भ में। ठीक है, खनिज में हम देखते हैं, तो खनिज में आपको पता है कि जो उत्तराखंड में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करनी होती है खनिज संसाधन के रूप में। तो आपको पता है कि उत्तराखंड में प्रमुख रूप से आपके जो खनिज आपके हैं, मैग्नेसाइट है, चूना पत्थर है, आपका जो ये सिरालस है, आपका जो बेस मेटल धातु के कुछ आपके हैं, तांबा है, वो सब चीज़ें आपको, जिंक, सिल्वियम, जो आपका सिलिका है, ये जगह जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। कुछ सोने के आपको भी धातु के भी अन्वेषण आपको देखने को मिलते हैं। चूना पत्थर आपको पता है कि सीमेंट उद्योग आपका हो गया, देहरादून से आपके प्रमुख से जुड़ा हुआ है, देहरादून टिहरी से। तो इन बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब खनिज संसाधन की बात आई तो आपको एक तो प्रमुख खनिज का आपको वितरण, जो प्रमुख प्रमुख खनिज है उनका आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, चाहे वो देहरादून की बात हो, चाहे वो टिहरी की बात हो, चाहे वो अल्मोड़ा की बात हो, चाहे वो नैनीताल या पौड़ी की बात हो। तो इन राज्यों का आपको, इन जिलों का आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि किस जिले में कौन सा खनिज आपका वितरण आपको उसका पाया जाता है। ठीक है, अब इनका एक जो पहलू आपको देखने को मिलता है वो आपका आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे, इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है खनिज के संदर्भ में। एक तो छोटा मोटा खनिज जैसा आपका हो गया, नदी रेती हो गया, आपके बजरी हो गया, बोल्डर से, इनसे क्या हो रहा है कि जो नदी तटी है उनके बॉर्डर पर अस्थिरता का खतरा आ रहा है। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्खनन जो है आपका हिमालय ढलानों को कमजोर कर सकता है। ठीक है, आप नदी और नदियों के आप किनारे किनारे आप खनन करके नदियों के किनारे आप खोखले कर दे रहे हो, और जैसे फिर नदियाँ बारिश के मौसम में पानी आता है तो वो क्या हो, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, वो उनका जो अवरोध होता है, ये रेत वगैरह ये वहाँ से हट जाती है, तो ये फिर तब क्या होता है कि इन अपनी जो दिशा वगैरह इनका परिवर्तित हो जाता है, और आसपास के क्षेत्र उनको जो एक समान रूप से प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो एक खनन आपका जो होता है, जो आपका ये बोल्डर जो नदी टीट खनन होता है उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है। बड़े पैमाने पर जो खनन होता है तो उससे हिमालय ढलान जो होते हैं आपके उत्तराखंड की, उन पे आपका इम्पैक्ट पड़ता है, वो कमजोर पड़ सकती हैं, उससे आपका भूस्खलन जैसे खतरा बढ़ सकता है, जो जल ग्रहण है उस पर आपका प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रवर्तन की कमी और अनियमित खनन के कारण क्या हुआ कि जो स्थानीय आपका इकोसिस्टम है वो तो प्रभावित आपका हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलना है कि आपको जो आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे किस किस खनिज के संदर्भ में होकर के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नीति नियमन की बात की जाए तो क्या राज्य सरकार की जो राज्य खनन नीति बनी है, जबकि नेशनल लेवल खनिज नीति है उसके बारे में हो गया, जो खनन अनुदान और जो लाइसेंस प्रणाली है वो हो गया, और जो पर्यावरण अधिनियम आपके प्राधिकरण नियम के हैं वो आपके लागू हो गए, जो वन नियम आपके हैं तो वो लागू हो गए। साथ ही आपके जो संवेदनशील जो क्षेत्र घोषित करना है, एक फ्रेजाइल जोन, प्रतिबंधित क्षेत्र, इन सब चीज़ों के माध्यम से आपका क्या है, एक जो खनिज वाला एरिया है, खनिज संसाधन वाला एरिया है, उस पर आपका थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, तो खनिज के बारे में एक तरीका आपका इसी तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक है, उसका वितरण वगैरह हो गया, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, नीति नियम क्या क्या बने हुए, तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा उसे लेके चलना है। ठीक है, भूमि की बात की जाए, भूमि संसाधन की बात, तो बेसिक आपको पता है कि उत्तराखंड जो भौगोलिक स्वरूप आपका है वो पर्वतीय कृषि के लिए आपका समुचित आपकी भूमि है, सीमित है, और तराई बावर जो आपका क्षेत्र है वो कृषि योग्य भूमि आपका काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, समस्या आपको पता है उत्तराखंड की भूमि के संदर्भ में, अभी हम आगे भूमि का अलग से प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ से एक फॉर्मेट समझो आप। ठीक है, समस्या आपका मिट्टी का कटाव हो गया है, टेरेस डिग्रेडेशन हो गया, आपका जो अतिक्रमण आपका हो गया, पर्यटन विकास से जो भूमि का परिवर्तन हो रहा है वो हो गया। इनसे क्या हो रहा है कि जो भूमि जल आपका संतुलन है वो भी बिगड़ना भी एक समस्या है। तो ये कुछ प्रमुख समस्या आपकी बनी है वर्तमान भूमि को लेकर, भूस्खलन की समस्या हो गई। ठीक है, नीतियाँ वाटरशेड, तो इंटीग्रेटेड जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना आपकी हो गई, जो सिंचाई योजनाएं वगैरह बनी है, जो मनरेगा के तहत आपका जो भूमि संवर्धन गतिविधियां हैं, ये प्रमुख हस्तक्षेप है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भूमि संसाधन को बचाए रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। ठीक है,
संसाधनों के बीच टकराव और समेकन की बात करें तो हाइड्रो बनाम जंगल, इससे क्या होता है, अगर बांध और हाइड्रो से प्रोजेक्ट से जो क्या होता है कि वन करते हैं, आपका आपका भारी मात्रा में आपका जो पलायन होता है वहाँ से चीज़ों का, ठीक है, स्थानांतरण होता है वहाँ के लोगों का, वहाँ के आबादी का, और आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी वहाँ की इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, ठीक है। खनन बनाम नदियाँ को देखोगे आप तो आपका जो रिवर बेड माइनिंग से क्या होता है कि नदी का प्रवाह आप हम बात करें तो ऊपर वो आपका अस्थिर हो जाता है, उसका जो बैंक होता है वो अस्थिर होता है, और आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन पर आपका इम्पैक्ट वो डालता है, ठीक है। समाधान की कुंजी क्या होनी चाहिए भाई, तो आपको इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट अपनाना होगा, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन आपका जो है उसको आपको देखना होगा अच्छे से, जो आपकी लोक सहभागिता है उसको अच्छे से देखना होगा, जो आपकी पारदर्शी माइनिंग वगैरह है, जो कॉम्पनसेशन आपका है उसको देखना पड़ेगा, और जो आपका क्लाइमेट रेजिलियंस नीति है आपकी उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपके प्रमुख आपके समाधान हो सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं। अब ये तो आपका एक फॉर्मेट होगा बेसिक। अब हम समझते हैं कि नोट्स से आपको किस तरीके से आपको थोड़ा सा टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा आपको एक आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मृदा की हम बात करते हैं भाई, भूमि। तो मृदा का हम एक हिसाब से देख लो, शायद मैंने देख लिया था, ये हमने आई थिंक देख लिया था हमने। हम्म पर फिर भी आप देख लो, अगर ये डॉक्टर एडी कौशिक का अनुसार आपका जो आपका विभाजन है मिट्टी का, मृदा का वर्गीकरण, वो हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि उत्तराखंड की मृदा का वर्गीकरण दो भागों में किया है। एक तो पर्वतीय मृदा आपकी होगी, जिसका आधार क्या बनाया उन्होंने, सिंचाई को माना है। तो पर्वतीय भाग मृदा का जो उन्होंने विभाजन किया है उसको सिंचाई के आधार पर किया है। और जो मैदानी मृदा है आपकी, उसे उन्होंने उर्वरता और मृदा की जो प्रकृति है उस बेस से उनका विभाजन किया है, ठीक है। मैदानी मृदा की आप बात करोगे तो आपका देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर वाले जो 4 जिले हैं उनको इसमें शामिल किया है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी की बात की जाए, अगर पर्वतीय मिट्टी की बात की जाए, पर्वतीय मृदा की बात की जाए, तो एक गढ़वाल हिमालय में डिवाइड किया है, और आपका कुमाऊं हिमालय में, कुमाऊं की मृदा को उसमें डिवाइड किया है। गढ़वाल हिमालय में आप देखोगे तो शिवालिक का दोन क्षेत्र हो गया, जो निम्न हिमालय क्षेत्र हो गया, जो उच्च हिमालय क्षेत्र हो गया, और जो एल्पाइन मृदा हो गई, इन सबको उसने गढ़वाल हिमालय में उन्होंने शामिल किया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका आते हैं यहाँ से, कुमाऊं की मृदा का जो विभाजन उन्होंने किया था, तो उसको उन्होंने 3 प्रकार के इसमें विभाजन किया था। एक तो आपका कंटील हो गई, जिन्हें उलखेड़ी बोलते हैं, इज्जर बोलते हैं और खिल बोलते हैं। दूसरा आपका उपनाव हो गया, और तीसरा आपका तलाव हो गया, ठीक है। अब जो आपका कंटील भूमि है उसका स्थानीय नाम हम जो बोलते हैं उखड़ दोयम बोलते हैं। ये अनुपजाऊ है, बलुई प्रकार की कंकड़ इसमें भूमि है, आपकी पत्थरों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। ये एक असिंचित क्षेत्र है ये। इसमें जो गेहूं आपका हो गया, जो मोटा अनाज आपका हो गया, सोयाबीन आपका हो गया, जो मंडुआ वगैरह हो गया, इसका इसमें उत्पादन किया जाता है। और सबसे जो कम लगान था इसी भूमि पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपका आता है उपराव, इसे बोलते हैं स्थानीय भाषा में उखड़ अव्वल, वो था उखड़ दो या मेरा उखड़ अव्वल, ठीक है। इसका जो सिंचाई इस पे है वो वर्षा पर आधारित है, ठीक है। ये कंटील से थोड़ा सा अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इस पे जो कंटील से अधिक लगान लिया जाता है। जो प्रमुख आपकी दालें होती हैं, जो धान हो गया, दालें हो गई, उड़द वगैरह हो गया, उसका उत्पादन आपका उपराव में देखने को मिलता है, ठीक है। तालाबों की बात की जाए तो तालाब आपकी सर्वोत्तम भूमि आपको देखने को मिलती है। लगान सर्वाधिक तालाब भूमि पर लिया जाता था। नदी और गधेरों के किनारे वाली जो भूमि होती है वो तालाब भूमि आपकी कहलाती थी। अब तालाबों के आपको 2-3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। एक तो सेरा आपको देखने को मिलता है, सेरा यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी आपकी है। पणचर यानी कि वो आपकी एक अर्ध सिंचित आपकी भूमि होती थी, मिट्टी होती थी। और जो आपका पचार या सीमार या गजार आपकी भूमि होती थी, ये आपकी जो जल प्लवित आपकी भूमि होती थी, समझ लो। और इसमें आपकी प्रमुखता जो है धान की खेती की जाती थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुमाऊं की मृदा का विभाजन। अब बात करें अगर अब मैदानी मृदा की, तो उसके उसके दो भागों में आपको देखने मिलता है। एक तो भावर मिट्टी हो गया, एक तराई की मिट्टी हो गया, ठीक है। भावर मिट्टी में जब आप आओगे तो उसमें आपको शिवालिक का दक्षिण आपका जो संकीर्ण पट्टी होगी वो उसमें शामिल होगी। ये कंकरीली और पथरीली है, और इसकी उर्वरता आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जो तराई मिट्टी है ना, वो भावर के दक्षिण वाला क्षेत्र है, महीन काप वाला क्षेत्र है। महीन काप वाली मिट्टी आपकी है, ये दलदली अधिक है, और इसके कारण इसकी जो उर्वरता है वो भी आपकी अधिक आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर सवाल आपका बनता है कि उत्तराखंड की मृदा का वर्गीकरण कीजिए डॉक्टर एडी कौशिक के अनुसार, या उसके वर्गीकरण को समझाइए, तो उसमें आपको इस तरीके से आपको वर्गीकरण दिखाना होगा। पर्वतीय, मैदानी, पर्वतीय में गढ़वाल, कुमाऊं, और मैदानी का आपका बाबर और तराई में आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मृदा वाला या भूमि वाला, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक है आपका उत्तराखंड में जल आपका जो ये प्रबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लें अभी यहाँ पे। तो एक काम करते हैं इसमें, हालांकि वन उत्तराखंड वन प्रबंधन ही आपका टॉपिक आपका जो है अगला टॉपिक है।
पेपर 1 का टॉपिक है। तो पेपर 1 हम जब देखेंगे तो इसमें आपका जो भू व्यवस्था आपका हो गया, वन प्रबंधन आपका हो गया उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दिन। तो फिर हमें वन प्रबंधन हम यहाँ पे देख लेंगे, पेपर 1 में देख लेंगे। और इसी के साथ जो हम आपका है जल प्रबंधन वाला टॉपिक है प्रॉपर तरीके से, वो यहाँ पे भी देख लेंगे हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे जल प्रबंधन वाला। तो वन प्रबंधन आपका हो गया, जल प्रबंधन आपका हो गया, भू व्यवस्था हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था। ये हम उत्तराखंड ब्रिटिश शासन का अभी जो एक क्लास बाद हम एक दिन बाद आपका ये ब्रिटिश शासन शुरू करने वाले, उसमें हम प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम पेपर 2 में इसको चीज़ को रहने देते हैं, ठीक है। कुछ एक आध टॉपिक ऐसे होंगे ना कि आपके वहाँ भी आपके देखने को मिलेंगे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी देखने को मिलेंगे। तो हम जहाँ पे उसका ज़्यादा पोर्शन होगा उस वाले पेपर में उसे वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें चिंता करने की बात आपको नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो आपका पेपर इसका था, इसमें आपका जो पेपर 2 का आ गया, आपका पेपर 2 आपका यहाँ पे हो गया है, ठीक है। खनिज भूमि आपका जो है ये हमने प्रॉपर तरीके से देख लिया है, ठीक है। भूमि का कुछ हिस्सा पेपर 1 में भी आपको पड़ेगा, तो उसको हम वहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अब अगला हम कल देखेंगे आपका जो कृषि, सिंचाई, औद्यानिकी हो गया, पशुपालन और उद्योग। इस कंप्लीट 4-5 टॉपिक को हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम पर्यटन के बारे में, समस्या, संभावना, पर्यटन के साथ हम परिवहन आपका होगा, जो सड़क, रेल, वायु, जल विद्युत परियोजनाएं, जलीय संकट और समाधान, इन सबको हम कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे आई थिंक, ठीक है। उसके बाद 2 लेक्चर ये राष्ट्रीय उद्यान वाला आपका हो गया है। और उसके बाद जो आपका एक ये जनसंख्या वाला बच रहा है, इसको हम एक क्लास में कंप्लीट आपका पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि 3 क्लास आपकी और लगेगी, 3 क्लास में आपका उत्तराखंड का भूगोल आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब बाकी अच्छा ये भी है ना आपका, ठीक है ठीक है, हम लोग कर लेंगे इस चीज़ की, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद, सीखने का मौका मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में कुछ चीज़ों को आपको बताना है कि आपको किन किन चीज़ों में समस्या आ रही है, किन किन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करने में हेल्प चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, जल्द ही मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।